नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं या अध्ययन करने जा रहे हैं, उस महत्वपूर्ण विषय का नाम है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत का इतिहास के इस भाग में से बहुत सारी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी, आरआरबी यानी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, और भी यदि रेलवे कोई एग्जाम कंडक्ट करवाती है, डिपार्टमेंटली एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और राजस्थान लेवल पे दोस्तों जितने भी एग्जाम्स होती है, यूपीएससी की एग्जाम्स होती है, आरपीएससी जो एग्जाम्स करवाती है, उन सभी में दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की आज हम बात करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों ध्यान से पढ़ें। इनमें सबसे पहले लेते हैं दोस्तों अपन रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट देखिए दोस्तों, क्या था रॉलेट एक्ट? ब्रिटिश सरकार के द्वारा आतंकवाद अपराध अधिनियम के तहत यह कानून दोस्तों भारत में लागू किया गया। रॉलेट एक्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, भारत में कब लागू किया गया? तो दोस्तों इसे 18 मार्च 1919 को लागू किया गया। तारीख का ध्यान रखना दोस्तों, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 18 मार्च 1919 में। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया था। अब आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो रॉलेट एक्ट था, इस रॉलेट एक्ट के उपनाम क्या क्या है? रॉलेट एक्ट को और किन किन नामों से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को दोस्तों एक तो अंधा कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक तो अंधा कानून, एक दोस्तों इसे काला कानून कहा जाता है। एक क्या कहा जाता है? इसे काला कानून। एक दोस्तों इसे आतंकवादी कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को ही आतंकवादी कानून के नाम से भी जाना जाता है। अंधा कानून, काला कानून और आतंकवादी कानून, ये दोस्तों कौन से कानून के नाम है? रॉलेट एक्ट के नाम है, जो 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश भारत में लागू किया गया। अब देखिए, रॉलेट एक्ट को ये जो नकारात्मक उपनाम मिले हैं वो क्यों मिले हैं? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों कि रॉलेट एक्ट के जो उद्देश्य थे, ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट के जो उद्देश्य थे वो इस प्रकार से थे। वो थे दोस्तों कि भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, उन राजनीतिक गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों भारत में यह कानून लागू किया। तो दोस्तों भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद और राजनीतिक क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने भारत में यह कानून लागू किया 18 मार्च 1919 को। अब दोस्तों इस कानून की कार्यशैली किस प्रकार थी? जो रॉलेट एक्ट था, इसकी कार्यशैली किस प्रकार थी? इसकी कार्यशैली थी दोस्तों, किसी भी भारतीय व्यक्ति को अंग्रेज केवल क्रांतिकारी होने के शक के आधार पर या संदेह के आधार पर पकड़कर दोस्तों गिरफ्तार कर लेते थे या बंदी बना लेते थे, और ऐसे व्यक्ति को दोस्तों 2 वर्ष तक जेल में डाल दिया जाता था। और इस क्रांतिकारी होने के संदेह पर गिरफ्तार किए गए इस व्यक्ति को दोस्तों रिहा करने के लिए, छुड़वाने के लिए किसी प्रकार की अपील की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही इसको छुड़ाने के लिए किसी कोर्ट कचहरी की व्यवस्था की गई थी। इसलिए दोस्तों इस गलत कानून को भारत के जो महत्वपूर्ण नेता थे, मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों इस कानून को कहा है बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून। बहुत सारी एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किस भारतीय नेता ने कहा है? मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों ऐसा कहा है। या ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किस कानून को कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। अब दोस्तों सोचने की बात यह है, विषय की बात यह है कि पूरे भारत में इस कानून का विरोध किया जा रहा था। तो इस कानून के विरोध में भारतीय जनता ने दोस्तों उग्र रूप क्यों धारण कर लिया? उग्र रूप धारण करने के दोस्तों 2 महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो दोस्तों ये जो कानून था इसका नकारात्मक प्रभाव था।
यानी ये मानवता के हित में नहीं था, लोकतंत्र के हित में नहीं था। दूसरा जो मुख्य कारण ये था दोस्तों, इसी कानून के तहत भारत के 2 महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, या रॉलेट एक्ट के तहत उन्हें बंदी बना लिया गया। उन 2 नेताओं का नाम है दोस्तों, एक का तो नाम था डॉक्टर सतपाल और दूसरे का नाम था दोस्तों डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू यानी डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये 2 भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता थे। तो रॉलेट एक्ट के तहत इन्हें पकड़कर दोस्तों जेल में डाल दिया गया। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के अलावा भी दोस्तों बहुत सारे निर्दोष भारतीय लोगों को इस कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। तो जगह जगह दोस्तों रॉलेट एक्ट को वापस लेने के लिए या रॉलेट एक्ट को समाप्त करने के लिए जनसभाएं होने लगी। ऐसी ही दोस्तों एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जलियांवाला बाग में। कहां किया गया? जलियांवाला बाग में। आधुनिक भारत के इतिहास में यह महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जलियांवाला बाग। देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग दोस्तों अमृतसर में है, आप सब जानते हैं। और अमृतसर दोस्तों भारत के पंजाब राज्य में है। पंजाब राज्य का शहर है अमृतसर। इस अमृतसर में दोस्तों स्वर्ण मंदिर भी है, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल। आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर अथवा गोल्डन टेम्पल भारत में कहां स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। यहां से यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सिख धर्म के जो दोस्तों 10 गुरु हुए हैं उनमें से दोस्तों चौथे गुरु थे, उनका नाम था गुरु रामदास। क्या नाम था? गुरु रामदास। तो गुरु रामदास साहिब ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया, आपको ध्यान रखना है। अब आप वापस अपने कंटेंट पे आ जाइए कि जलियांवाला बाग अमृतसर में था। अमृतसर में दोस्तों ये जो जलियांवाला बाग था एक जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। किनकी संपत्ति हुआ करती थी? जल्ली नामक व्यक्ति की। दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जलियांवाला बाग निम्नलिखित में से किसकी संपत्ति थी? जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। अब हुआ क्या था दोस्तों, इस दिन था, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस दिन हुआ उस दिन तारीख थी दोस्तों 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। बहुत सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों बहुत सारे पंजाब के सिख लोग या अमृतसर के आसपास के लोग गांवों से चलकर दोस्तों यहां इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। तो दोस्तों इस सम्मेलन के आयोजन करने का एकमात्र उद्देश्य केवल रॉलेट एक्ट को समाप्त करने की बात पर चर्चा करना ही नहीं था, इसके अलावा और भी इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। जैसे सिखों का महत्वपूर्ण पर्व था दोस्तों वैसाखी, तो इस वैसाखी मेले की या इस पर्व की तैयारी करने के लिए भी लोग यहां पर एकजुट हुए थे। दूसरा इसका उद्देश्य था दोस्तों कि जो रॉलेट एक्ट था, इस रॉलेट एक्ट को खत्म किया जाए या समाप्त किया जाए, या अंग्रेजी सरकार गलत कानून होने के कारण इसे वापस ले ले। और तीसरा कारण था दोस्तों इस रॉलेट एक्ट के तहत जिन भी निर्दोष भारतीयों को गिरफ्तार किया गया उन्हें डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू सहित रिहा किया जाए। उन्हें क्या किया जाए दोस्तों? रिहा किया जाए। तो जलियांवाला बाग में लोगों के एकत्र होने के दोस्तों ये उद्देश्य थे। एक तो वैसाखी पर्व की तैयारी करना जो सिखों का महत्वपूर्ण पर्व है, एक रॉलेट एक्ट को समाप्त किया जाए, एक रॉलेट एक्ट के तहत निर्दोष भारतीयों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उन सभी को रिहा किया जाए। अब दोस्तों देखो हुआ क्या था रॉलेट एक्ट के दिन। एक दोस्तों गद्दार भारतीय था जिसका नाम था हंसराज। इस हंसराज ने क्या किया दोस्तों? यह हंसराज गया दोस्तों जनरल डायर के पास में। किसके पास में गया? जनरल डायर के पास में। जनरल डायर कौन था दोस्तों? इस समय पंजाब का या अमृतसर का जो मुख्य सैन्य अधिकारी था या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था दोस्तों जनरल डायर। जनरल डायर ये हंसराज व्यक्ति इनके पास में गया और इनको एक सूचना दे दी दोस्तों गलत तरीके से कि अमृतसर में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक विशेष सभा का आयोजन कर रहे हैं। तो दोस्तों जनरल डायर इस हंसराज की बात मानकर एक बड़ी सेना लेकर दोस्तों अमृतसर पहुंच जाता है जहां पर जलियांवाला बाग में ये लोग एकत्रित हुए थे।
वहां जाने के बाद में दोस्तों जनरल डायर वहां की आम जनता से या सभा के जो मुख्य लोग थे उनसे बिना किसी बातचीत किए हुए वहां पर दोस्तों गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, यानी सैनिकों को फायर का आदेश दे दिया। जनरल डायर के आदेश देते ही दोस्तों हजारों की संख्या में गोलियां चलाई गई और बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों जलियांवाला बाग में एकत्रित लोगों का कत्ल कर दिया गया, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब देखिए दोस्तों, ऐसा करने के बाद में इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और उस समिति का नाम था दोस्तों हंटर समिति या हंटर कमेटी। हंटर समिति या हंटर कमेटी अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड में जांच करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। यह हंटर कमेटी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा गठित की गई थी। तो हंटर कमेटी ने दोस्तों देखो क्या निर्णय दिया। हंटर कमेटी ने दोस्तों जनरल डायर को हंटर कमेटी ने दोस्तों जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया कि इसमें जनरल डायर की कोई गलती नहीं थी। जनरल डायर ने तो ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी वफादारी निभाई है या अपनी ड्यूटी निभाई है। जनरल डायर को बस इतना सा किया गया दोस्तों, भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बस नौकरी से निकाल दिया गया। और जब वो लंदन पहुंचे, इंग्लैंड पहुंचे, तो यहां पर दोस्तों इनके लिए चंदा एकत्रित किया गया। जनरल डायर के लिए क्या एकत्रित किया गया? चंदा एकत्रित किया गया। और दोस्तों तत्कालीन समय में जनरल डायर के लिए लगभग 2600 पाउंड की राशि एकत्रित हुई थी। कितने पाउंड की राशि? 2600 पाउंड की राशि एकत्रित हुई थी, यानी इसे बहुत ज्यादा आर्थिक मदद की गई उस समय। इसे गलत आदमी की दोस्तों ऐसी मदद की गई। जनरल डायर के लिए दोस्तों इतना ही नहीं किया गया, जनरल डायर को अंग्रेजी साम्राज्य का शेर बताया गया, अंग्रेजी साम्राज्य का रक्षक बताया गया, अंग्रेजी साम्राज्य का संरक्षक बताया गया। इसके अलावा इसे वहां पर बहुत सारे मेडल भी दिए गए, बहुत सारे सम्मान भी दिए गए। अब दोस्तों ये बात रास नहीं आई, ये बात रास किसके नहीं आई दोस्तों? उधम सिंह के। किसके नहीं आई? उधम सिंह के। उधम सिंह दोस्तों एक सिख भारतीय थे, पंजाब क्षेत्र के ही रहने वाले थे। उनके मन में दोस्तों ये बात सता रही थी कि एक व्यक्ति ने इतना गलत काम कर दिया, हजारों व्यक्तियों की इसने हत्याएं कर दी और ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए, सजा देनी चाहिए, जबकि ब्रिटिश सरकार उसका सम्मान कर रही है। अब दोस्तों इसकी कहानी अपन थोड़ी सी देर बाद में पढ़ेंगे। अपन हंटर कमेटी की बात और कर लेते हैं एक बार कि हंटर कमेटी ने जनरल डायर को तो निर्दोष घोषित कर दिया, लेकिन जो हंटर कमेटी है इसको दोस्तों देखो महात्मा गांधी ने क्या कहा है। महात्मा गांधी ने कहा है दोस्तों पन्ने दर पन्ने, पन्ने दर पन्ने लिपापोथी, पन्ने दर पन्ने लिपापोथी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हंटर कमेटी को महात्मा गांधी ने क्या कहा है? पन्ने दर पन्ने लिपापोथी। या विपरीत क्वेश्चन पूछ ले कि हंटर कमेटी को पन्ने दर पन्ने लिपापोथी किन्होंने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। हंटर कमेटी के अलावा दोस्तों कांग्रेस ने भी एक जांच कमेटी का गठन किया, जिसका अध्यक्ष दोस्तों मदन मोहन मालवीय को बनाया गया। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, वो भी दोस्तों इस कमेटी के सदस्य रहे। जब उन्होंने दोस्तों जांच किया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की हत्याएं हुई हैं, तो दोस्तों उसमें लगभग हजारों लोगों की हत्या हुई है। और इस हंटर कमेटी के अनुसार दोस्तों केवल 379 व्यक्तियों की हत्या हुई है। इस हंटर कमेटी के अनुसार केवल कितने व्यक्तियों की हत्याएं हुई है दोस्तों? 379 व्यक्तियों की हत्या हुई है। आपसे यह भी पूछ ले कि हंटर कमेटी का अध्यक्ष कौन था? हंटर कमेटी का अध्यक्ष था दोस्तों जीसी हंटर। हंटर कमेटी का अध्यक्ष कौन था? जीसी हंटर। आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों इस सारे का लास्ट में रिजल्ट क्या निकल के आता है? लास्ट में दोस्तों रिजल्ट ये निकल के आता है कि जो भी भारत के बड़े नेता थे, उन बड़े नेताओं ने दोस्तों इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया। यानी किसानों ने सरकार को टैक्स देने के लिए मना कर दिया। इसके अलावा महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से प्राप्त केसर ए हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया। जमनालाल बजाज ने दोस्तों राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों सर या नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। सार रूप में अपन ये कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ब्रिटिश सरकार की पूरे भारत में निंदा हुई और रॉलेट एक्ट का बड़े स्तर पर विरोध हुआ। अंग्रेजी सरकार ने दोस्तों इस व्यवस्था पर कंट्रोल करने के लिए जो अमृतसर है, अमृतसर में दोस्तों मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अमृतसर में क्या लागू कर दिया गया?
मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है दोस्तों, यानी सैन्य शासन लागू कर दिया गया। ऐसा स्थान जहां पर सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है उसे मार्शल लॉ के नाम से जाना जाता है, यानी उस क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण सैनिकों के हाथ में आ जाता है। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों उधम सिंह पर। उधम सिंह ने क्या किया दोस्तों, उधम सिंह को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड रास नहीं आया था, उन्हें यह बात ठीक नहीं लगी थी, तो उन्होंने दोस्तों इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने की बात ठानी कि मैं इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेकर रहूंगा। और दोस्तों ये जो उधम सिंह जी हैं वो इंग्लैंड चले जाते हैं, और इंग्लैंड चले जाने पर जो जनरल डायर एक दिन क्या है दोस्तों, एक समारोह में भाग ले रहा था। तो उस समारोह के दौरान उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को 13 मार्च 1940 को गोली मारकर दोस्तों जनरल डायर की हत्या कर दी। गोली मारकर जनरल डायर की हत्या कर दी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वह व्यक्ति कौन था जिसने जनरल डायर की हत्या करके जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया? उसका नाम था दोस्तों उधम सिंह, और ये कहां के थे, पंजाब के। इन्होंने जनरल डायर की हत्या किस दिन की थी दोस्तों, 13 मार्च 1940 को। तो दोस्तों आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री में इन दो कंटेंट की बात की है, एक तो रॉलेट एक्ट की और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड की। बहुत अच्छे तरीके से समझाया दोस्तों, ठीक से आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए।